देखिए आज का टॉपिक है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी क्या, देखिए हमारा जो ये सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइज करने वाले हैं या फिर ऐसे कौन से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें डाटा स्ट्रक्चर की क्या है नीड है, ये हमें देखना है। तो देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी ये एक सैम्पल एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, अलग अलग थेरीज में वेरी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्यों हमें डाटा स्ट्रक्चर की नीड है। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी डाटा मीन्स क्या, डाटा यानी कि वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़। जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में हम जैसे हम बोलते हैं अभी इन्फॉर्मेशन, भाई किसी के बारे में आपको कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ बहुत सारी चीज़ें पता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास उस सामने वाले की इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन मीन्स ही उसका स्टैंडर्ड वर्ड क्या है हमारे डाटा स्ट्रक्चर में, डाटा यानी क्या, वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ही हम क्या बोलते हैं, डाटा। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी डाटा आइटम। अब ये डाटा आइटम हम किसे बोलेंगे, देखिए डाटा आइटम यानी क्या, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़। डाटा आइटम यानी क्या, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़, यानी कि आप डाटा का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एक वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, डाटा आइटम। देखिए ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं एक एग्जांपल लूँगा, हम एग्जांपल से देखेंगे कि ये सभी टर्म्स कैसे वर्कआउट करते हैं इन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो डाटा आइटम यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, अब ये सिंगल आइटम ये सिंगल यूनिट यानी क्या, तो डाटा आइटम के दो टाइप है। ठीक है, डाटा आइटम्स के दो टाइप है, एक है हमारा ग्रुप आइटम्स और एक है एलिमेंट्री आइटम। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट आपको एक और थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दे दिया एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने क्या ले ली, एंटिटी। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय हमारी एक एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। इसको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला नेम, एज, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर, या फिर आप एक काम कर लीजिए इस पर, यहाँ पे हम दे देते हैं एक आधार नंबर। ठीक है, नेम, एज, आधार नंबर और एड्रेस। और क्या ले लेते हैं हम, एड्रेस। ये क्या ले लेते हैं हम, चार एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। एम्प्लॉय हमारी क्या है, एक एंटिटी है। ठीक है, मीन्स हमें एम्प्लॉयज़ का, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का हमें डाटा कलेक्ट करना है। पर कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, नेम, एज, आधार नंबर, एड्रेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए इधर ये जो नेम है, ये नेम फील्ड में सपोज मैंने लिखा यहाँ पे ABC। ठीक है, तो ये ABC मेरा क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, तो ये ABC को मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन है, एलिमेंट्री आइटम। ABC मेरा कौन है, एलिमेंट्री आइटम। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, डाटा में हमें कभी कभी कंप्लीट नेम चाहिए रहता है। कंप्लीट नेम यानी क्या, कि ये जो नेम है, ये नेम को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज बोलिए, या फिर सब आइटम्स। कैटेगरीज का मतलब होता है कि सपोज मैंने बोल दिया भाई फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल एंड लास्ट नेम, यानी मुझे तीन चीज़ें चाहिए। नेम के अंदर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, मिडल का इनिशियल चाहिए और क्या चाहिए हमें, लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी नाम, तो अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सब आइटम्स में डिवाइड कर देता हूँ ये नेम वाली फील्ड को, नेम वाले एट्रीब्यूट को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ग्रुप आइटम। आई बात समझ में कि एलिमेंट्री आइटम यानी क्या, कि अगर मेरा नाम क्या है, एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल वर्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री आइटम। और ग्रुप आइटम हम क्या बोलेंगे, एक ही एट्रीब्यूट के अगर हमने बहुत सारे क्या कर दिए, सब आइटम्स कर दिए। जैसे कि नेम के अंदर मैंने सामने वाले से तीन चीज़ें कलेक्ट करना चाहता हूँ मैं, कि भाई फर्स्ट नेम क्या है, मिडल इनिशियल क्या है और लास्ट नेम क्या है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप आइटम। ठीक है, ग्रुप आइटम। तो आई बात समझ में, डाटा आइटम किसे कहते हैं, ये ABC या सब, ये एग्जांपल मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए इधर मैंने बोल दिया भाई नेम ABC, एज 20 और आधार, यहाँ पे मैंने कोई एक 12 डिजिट नंबर ले लिया। ठीक है,
एक वैलिड नंबर ले लिया और यहाँ पे एक एड्रेस ले लिया, ठीक है। मैं सपोज फिलहाल RN ले लेता हूँ, आप एड्रेस डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ये एम्प्लॉय मेरा क्या हो गया, एंटिटी। देखिए आगे देखते हैं, आई बात समझ में। डाटा यानी क्या, वैल्यूज। डाटा आइटम यानी क्या, ये डाटा आइटम हुआ, ABC एक डाटा आइटम हुआ, 20 एक डाटा आइटम हुआ, ठीक है। ये आधार नंबर एक क्या हुआ, हमारा ये डाटा आइटम हुआ, ठीक है। ग्रुप आइटम और एलिमेंट्री, मैंने फिलहाल यहाँ पे सबके सब क्या लिए हुए हैं, एलिमेंट्री आइटम्स ही लिए हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप आइटम लिया हुआ नहीं है, ठीक है। हम आगे देखेंगे उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कलेक्शन ऑफ डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्ची ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। यानी कि ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 चीज़ों में, किसमें, हायरार्ची ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। अब ये फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होता है, ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट, एंटिटी यानी क्या, एंटिटी हम किसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एंटिटी यानी क्या, दैट हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया भाई ये एम्प्लॉय क्या है, यहाँ पे हमारी एंटिटी है। अगर हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ये एम्प्लॉय हमारा क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया। तो अब ये एंटिटी को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी क्या, कि हमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वैसे उसके पास क्या होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ भाई मुझे एम्प्लॉय का, ये एम्प्लॉय नाम की जो एंटिटी है, इसको 4 एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक नेम, एक एज, एक आधार नंबर और एक एड्रेस। तो ये 4 क्या हुए हमारे ये चारों क्या हुए, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब रही बात ये भी है, हम एंटिटी किसको बोलते हैं। देखिए मेनली हमारा जो कंप्यूटर है, हम ये जो भी डाटा है या ये जो भी डाटा का ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, कंप्यूटर में स्टोर करने वाले हैं। तो इन जनरल हमें रियल वर्ल्ड का डाटा कंप्यूटर में स्टोर करना है। तो रियल वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एंटिटी। जैसे एम्प्लॉय क्या हुआ, एम्प्लॉय एक कंसेप्ट हुआ, एम्प्लॉय क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ रियल वर्ल्ड का। तो रियल वर्ल्ड की कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में हम उसको एंटिटी बोलते हैं। सपोज कल चल के मैंने एक बोल दिया भाई क्रिकेट बॉल, तो ये क्रिकेट बॉल भी हमारा क्या हो गया, एक एंटिटी हो गई। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या, अरे उसके एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं, कि उसका टाइप क्या है बॉल का, उसका कलर क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, इस टाइप के उसके एट्रीब्यूट्स रह सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। आई बात समझ में। सिंपली सपोज मैंने बोल दिया भाई एग्जांपल के तौर पे कि कार है एक, ठीक है। तो ये कार कौन है, एक रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे डोमेन में इन टर्म्स ऑफ दिस थ्योरी ये क्या हो जाएगा, एंटिटी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये कार के एट्रीब्यूट्स क्या, सिंपली कार का टाइप, नेम ऑफ कार, कलर ऑफ कार, उसकी प्राइस, उसके फीचर्स, उसके जितने भी फीचर्स हैं। सपोज ये सब इन्फॉर्मेशन अगर हमें कंप्यूटर में स्टोर करनी है, तो हम कार नाम की एक एंटिटी बना देंगे, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बना देंगे। एट्रीब्यूट्स यानी क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है वो एट्रीब्यूट्स, और फिर हम ऐसे उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आगे और क्लियर हो जाएगा। तो एंटिटी यानी क्या, एंटिटी मीन्स एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड का कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। नेक्स्ट, एंटिटीज विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म एंटिटी सेट। देखिए इधर एक काम करता हूँ मैं, जैसे कि ये हमारा क्या था, हमारा ये पहला फर्स्ट रिकॉर्ड था। ये एक और नाम ले लेता हूँ मैं, सपोज नाम ले लेता हूँ मैं पर्सन का XYZ, उसकी एज ले लेता हूँ मैं 21, इसका भी मैं क्या ले लेता हूँ 5324। नेक्स्ट इसका भी हम क्या ले लेते हैं, एक वैलिड आधार नंबर ले लेते हैं, और इसकी एड्रेस ले लेते हैं हम JC, ठीक है। कुछ भी आप ये एड्रेस कंप्लीट भी डाल सकते हैं, मैंने एक रफ एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखिए मैंने क्या कर दिए यहाँ पे, ये क्या कर दी, ये हमारे ये जो एट्रीब्यूट्स थे, तो मैंने ये सेकंड एम्प्लॉय के भी चारों एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए। तो देखिए एंटिटीज विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स एंटिटी सेट। यानी कि सपोज कल चल के मुझे मैं एक काम करता हूँ, ये टेबल को मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। कल चल के मुझे 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करना है, तो ये 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा भी मैं ये टेबल में फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। और इन सभी 100 के 100 रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट। आई बात समझ में। एंटिटीज विथ सिमिलर एट्रीब्यूट्स, यानी कि
ये दोनों, अगर सपोज मैंने बोल दिया भाई मुझे 2 ही एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए और वो ये डाटा हमें मिल गया है 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा, तो ये दोनों मिला के भी क्या हो गया, एंटिटी सेट हो गया। ठीक है, ये जस्ट एक नाम है, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि हम इसको कैसे यूज़ करने वाले, इनके क्या नाम है। आई बात समझ में? ये सब चीज़ें जब हम आगे का देखेंगे तब आपको ये अपने आप लर्न हो जाएंगे, आपको कोई एडिशनली इसको ऐसा लर्न नहीं करना है, ये अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। हम इतनी बार ये टर्म्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये एक हमारा पहला लेक्चर है, एक बेसिक्स है, सिर्फ सुन लीजिए, सुनने से ही आपको वो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एट्रीब्यूट हैज़ रेंज। अब ये एट्रीब्यूट हैज़ रेंज, मुझे बताइए ये एम्प्लॉय नाम की एंटिटी को कितने एट्रीब्यूट्स है, नेम, एज, आधार नंबर एंड एड्रेस। तो मुझे बताइए ये एज है, तो मुझे बताइए ये एज की भी एक रेंज होंगी। जैसे कि मैंने बोल दिया ये जो एज है, ये एज की रेंज मैंने ले लिया, एज की रेंज ले लिया मैंने 15 ले लेते हैं, 15 से लेके 100, तो ये मेरी क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई। यानी कि क्या होने वाला है, मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स को क्या रहने वाली है, एक रेंज रहने वाली है कि एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ का हम डाटा फिलअप करने वाले हैं उनकी जो एज होंगी वो क्या होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा और 100 से कम, या तो 15 होनी चाहिए या तो 15 और 100 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 15 to 100 क्या हो गया हमारा, ये रेंज हो गया। तो आई बात समझ में, जिसको ये हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। ये एक पॉसिबल डोमेन है कि ये जो एज की वैल्यू आएंगी वो पर्टिकुलर इसी रेंज में से आएंगी। आई बात समझ में? ऐसे ही आधार नंबर का भी बहुत बड़ी रेंज हो सकती है, या फिर एड्रेस भी हम बोल देंगे। भाई सपोज मैंने बोल दिया भाई एड्रेसेस ऑफ इंडिया ओनली, तो ये उसकी क्या हो गई, एक रेंज हो गई। आधार नंबर की भी कोई एक पर्टिकुलर रेंज हो सकती है। तो हर एक एट्रीब्यूट की रेंज होती है। आई बात समझ में कि मुझे ये एज क्या लेनी है, 15 से 15 to 100 के बीच में ही आनी चाहिए। तो हाँ, इसलिए हमें क्या हुआ है यहाँ पे, एट्रीब्यूट हैज़ रेंज। ठीक है, ये रेंज को ही क्या बोलते हैं हम, डोमेन भी बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डोमेन में के ही हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फील्ड क्या होता है। हाँ देखिए, हमने अभी देखा यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्की ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। देखिए मैं फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। एक काम करते हैं, इसको ये 10 पॉइंट्स हैं हमारे, इसको मैं मिटा देता हूँ। आ गया ये समझ में? ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए आप लोगों को। देखिए इधर तो फील्ड्स, सिंगल एलिमेंट्री यूनिट, यानी सपोज मैंने बोल दिया भाई ये पहले एम्प्लॉय का नाम क्या है, ABC, तो ये ABC को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ये हमारी क्या है, एक फील्ड है। देखिए फील्ड यानी कुछ और नहीं होता है, डाटा आइटम का मतलब ही क्या होता है, फील्ड होता है। देखिए सिंगल एलिमेंट्री यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, फील्ड। जैसे कि आप ये 20 एक फील्ड हो गई, ये आधार नंबर एक फील्ड हो गया। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 8 अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल है मेरे टेबल में। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज। देखिए इधर अगर सपोज मैंने बोल दिया भाई ABC 20, ये आधार नंबर और ये एड्रेस, तो ये जो पूरी रो है, ये पूरी रो को मैं क्या बोल सकता हूँ, रिकॉर्ड। यानी एक एंटिटी के सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को मिला के कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं। यानी किसी ने मेरे से पूछा कि ये टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। आई बात समझ में? पहला हमारा ये वाला रिकॉर्ड और सेकेंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सपोज मैंने जैसे यहाँ पे ये 2 नाम लिए हुए हैं, वैसे ही मैंने और ले लिए। मैंने ले लिया ये राम, श्याम, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे मैंने कितने ले लिए, 100 तक ले लिए। ऐसे मैंने कितने ले लिए, 100 एम्प्लॉयज़ का कंप्लीट डाटा ले लिया। और मुझे लेना भी कितना था, 100 एम्प्लॉयज़ का ही डाटा लेना था। और मैंने पूरे के पूरे 100 यहाँ पे क्या कर दिए, 100 रिकॉर्ड्स फिलअप कर दिए। तो इन सभी को मिला के यानी कि ये जो पूरा कंप्लीट टेबल हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि फाइल। तो ये था हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज कि ये कैसे हमारा जो रियल वर्ल्ड का डाटा है, इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। अब ये मैंने अभी तक सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी थी, ये अभी तक मैंने इसको आपको ऑर्गेनाइज करके बताया, बट अभी भी इसको स्टोर करना बाकी है कि ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर में कैसे स्टोर करने वाले हैं। कंप्यूटर बोलिए या फिर मशीन बोलिए, कि हम इसको मशीन में कैसे स्टोर करने वाले हैं।
और हमें ये जो डाटा है, ये डाटा को हमें इस प्रकार से स्टोर करना है कि हम उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सके और उसको एफिशिएंटली प्रोसेस कर सके। देखिए मेंटेन करना यानी क्या कि कल चल के मैंने ये 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा फिलअप किया हुआ है और मुझे सपोज और 10 या 15 एम्प्लॉयज़ का डाटा ऐड करना है, तो इसके लिए हमारे पास प्रोविज़न होना चाहिए। हमें जो भी करना है या रियल वर्ल्ड में जो भी चेंजेस आते हैं, सपोज एक कंपनी है, कंपनी के ये एम्प्लॉयज़ का डाटा है, तो कल चल के वो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, कुछ कम हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए, तो हमें इसमें से डिलीट करते आना चाहिए, कुछ ऐड करते आने चाहिए। या फिर इसके आगे का जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने बोला आपको ये रिकॉर्ड, यानी ये एक पहली जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स लेंथ रिकॉर्ड होता है और एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड होता है। कि कभी कभी हमें कोई डाटा एक्स्ट्रा का डाटा स्टोर करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, वेरिएबल लेंथ के रिकॉर्ड्स लेते हैं। कभी कभी हमें पता होता है कि भाई ये डाटा जो है वो इतना ही आने वाला है, इससे ज़्यादा वो नहीं आने वाला, तो हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड्स को फिक्स लेंथ करते हैं। तो रिकॉर्ड्स के भी दो टाइप है, एक फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स और एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स, ठीक है। और मेनली हमें समझना क्या है, देखिए अभी तक मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की, पर मैं ये बेसिक टर्मिनोलॉजी या फिर ये एलिमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर की नीड क्या है। क्या नीड है हमारी, देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दो वर्ड्स बताता हूँ। एक तो मेंटेन, ये पूरा डाटा हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करते आना चाहिए अच्छे से। और सेकंड वर्ड है हमारा एफिशिएंटली प्रोसेस करते आना चाहिए इसको। अभी एफिशिएंटली प्रोसेस करते आना चाहिए का मतलब क्या कि इसमें एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस चेंज करते आना चाहिए। देखिए एफिशिएंटली प्रोसेस का मतलब क्या, सपोज कल चल के ये 10,000 एम्प्लॉयज़ का डाटा है और इसमें से मुझे देखना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज क्या है, जिनकी एज 25 से 30 के बीच में है। यानी कि सपोज ये 1000 रिकॉर्ड्स की एक फाइल है, उसमें से मुझे वही एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जो 25 टू 30 ईयर्स के बीच में हो, तो वो मुझे क्या करते आना चाहिए, अलग से प्रोसेस करते आना चाहिए। वो बहुत ही स्पीड में, बहुत ही जल्दी से मुझे वो डाटा रिट्राइव करते आना चाहिए, डिलीट करते आना चाहिए, ठीक है, ऐड करते आना चाहिए, चेंज करते आना चाहिए। मैंने बोला कि भाई पर्टिकुलर आधार नंबर है, पर्टिकुलर आधार नंबर का एम्प्लॉय की मुझे डिटेल चाहिए तो वो हमें एक्सेस करते आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मेंटेन, ये डाटा को मेंटेन करना और उसको इफ़िशिएंटली प्रोसेस करना, ये दो रीज़न है कि भाई इसको कैसे मेंटेन करना और प्रोसेस करना है अच्छे से। इसको अच्छे से मेंटेन और प्रोसेस करने के लिए ही हमें क्या की नीड पड़ती है, डाटा स्ट्रक्चर की। अरे डाटा स्ट्रक्चर करता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैं आपको लिख के तो देता हूं, पर उसका मेन एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा सच दैट मेंटेनेंस ऑफ डाटा इज सिंपल एंड इफिशिएंटली प्रोसेसिंग ऑफ दैट डाटा इज पॉसिबल। आई बात समझ में, ये उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, हम देखेंगे इसको आगे। और एक बात, ये जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स को कभी कभी हमें यूनिकली आइडेंटिफाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक कंसेप्ट आता है कभी कभी, एक प्राइमरी की का कंसेप्ट आता है, ठीक है। वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर में इतना यूजफुल नहीं है, आगे चल के आपके जो सब्जेक्ट्स आएंगे DBMS वगैरह, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम देखेंगे कि एक प्राइमरी की का कंसेप्ट रहता है। क्या होता है ये कंसेप्ट कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे भाई ये 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा अवेलेबल है, ठीक है, तो इन सभी में कोई तो भी एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो हर एक एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको, वो एट्रीब्यूट को हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की। जैसे कि देखिए इधर सपोज मैंने बोला भाई राम, तो मुझे बताइए एक कंपनी में राम नाम के 2 एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो पहला वाला राम है उसकी एज 25 है और जो सेकंड वाला राम है उसकी भी एज कितनी है, 25। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही राम क्या है, किसी एक ही एरिया से बिलोंग करते हो, तो उनकी एड्रेस भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो मुझे कोई तो भी एक ऐसा क्राइटेरिया चाहिए कि मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि भाई ये जो रिकॉर्ड है, यानी कि वो पहले वाले राम का डाटा और दूसरे वाले राम का डाटा, ये दोनों क्या होने चाहिए, रिकॉर्ड्स अलग अलग होने चाहिए। तो मुझे बताइए ये जो पहला राम है और एक सपोज एक राम है, तो क्या इन दोनों का आधार नंबर सेम रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर वो 2 अलग अलग पर्सन्स है
तो उन दोनों का आधार नंबर क्या रहने वाला है, अलग अलग रहने वाला है। तो ये जो आधार नंबर नाम का एट्रीब्यूट है इसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि फॉर दिस एंटिटी एम्प्लॉय एट्रीब्यूट आधार नंबर इज अवर प्राइमरी की। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर के भरोसे वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। वो आधार नंबर से आपको वो रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई मल्टीपल एंट्रीज आपकी आने वाली नहीं है। आई बात समझ में? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था प्राइमरी की का, और ये हमारे बहुत ही सिंपल से बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे। इसमें सिर्फ मैंने एग्जांपल यहाँ पे ये नहीं लिया कि ये ग्रुप आइटम्स, तो ग्रुप आइटम्स मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप आइटम्स क्या होता है। मैंने सब यहाँ पे ये एलिमेंट्री आइटम्स ही लिए थे। सपोज ये नेम को मैं क्या कर देता हूँ, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, 3 सब आइटम्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो वो नेम नाम का एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप आइटम हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए देखिए, तो फिर जल्दी से नोट कर लीजिए ये। ओके, देखिए तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सब टॉपिक डेफिनेशन। देखिए मैंने 2 बार ऑलरेडी आपको पहले भी बताई है कि डेफिनेशन यानी कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, बट फिर भी एक उसकी फिक्स डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू बुक या फिर अकॉर्डिंग टू एनी ऑथर, हम ऐसा समझ सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर को कि द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज डाटा स्ट्रक्चर। देखिए अब ये लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, लॉजिकल यानी कि रियल वर्ल्ड में वो डाटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, या फिर कभी कभी उसके बीच में लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप रह सकता है। देखिए रियल वर्ल्ड का कोई भी डाटा, जैसे हमने अभी अभी एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था, तो ये जो रियल वर्ल्ड का जो डाटा है और इनके डाटा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एग्जैक्टली हमें क्या करना है, मशीन में स्टोर करना है और प्रोसेस करना है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, एक लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल लगेगा फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इज कॉल्ड एज डाटा स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? अगर इतना ये नहीं समझता है तो कोई बात नहीं है, आप इतना समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा फॉर मेंटेनिंग एंड इफिशिएंटली प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को जल्दी से अच्छे से मेंटेन और उसको अच्छे से इफ़िशिएंटली प्रोसेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर में हम उसको स्टोर करेंगे उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पर ये डेफिनेशन आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको कहीं पे लिखनी पड़ती है तो। ठीक है, बाकी मीनिंग तो बहुत सिंपल है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब ये डाटा स्ट्रक्चर का मेनली क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यानी क्या क्या उसके अंदर ये है कैटेगरीज। देखिए डाटा स्ट्रक्चर के मेन जो टाइप है, एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है और एक नॉन प्रिमिटिव। अब ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यानी क्या, आई थिंक आप लोगों ने कोई एक बेसिक लैंग्वेज देखी होंगी, या तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज देखी होंगी। तो जावा लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे हमारे क्या रहते थे, डाटा टाइप्स। तो उन्हीं डाटा टाइप्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स यानी क्या, देखिए इंटीजर्स, किसी दिन अगर हमें सपोज बहुत सारे इंटीजर नंबर्स स्टोर करने हैं तो हमारे पास इंटीजर है, ये रियल नंबर के लिए है, ये कैरेक्टर्स के लिए है और ये बुलियन नंबर्स के लिए। आई बात समझ में? या फिर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो बेसिक डाटा टाइप्स हमारे एक लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, या फिर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ये जो 4 मैंने लिखे हुए ये बेसिक हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इनका फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी ये इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन का कोई और फर्दर क्लासिफिकेशन है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इनको हम क्या बोलेंगे, जो रेडी टू अवेलेबल है लैंग्वेजेस में, इनको हम बोलेंगे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और वहीं एक है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यानी क्या, कि मुझे बताइए कि रियल वर्ल्ड का जितना भी डाटा है क्या ये 4 डाटा टाइप्स यूज़ करके स्टोर हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। एक सादा एग्जांपल सपोज मैंने आपको ले लिया कि मैंने आपको बोला कि भाई 10 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें क्या करने हैं, स्टोर करने हैं। ठीक है, कितने, 10 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक मिनट देखिए इधर, जैसे मैंने बोला 2 + 3 है, ठीक है, -8.0 आए। ठीक है, इस प्रकार के हमें बहुत सारे क्या करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमें क्या करने हैं, स्टोर करने हैं और उन पे प्रोसेसिंग करना है। तो मुझे बताइए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे स्टोर कर सकते हो, क्या इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन में से कोई उसको स्टोर कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डाटा ऐसा भी है जो बाय यूजिंग दिस 4 बेसिक डाटा टाइप्स हम स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, कि इसके अलावा कोई डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है,
इसके अलावा कोई डाटा आता है तो हम उसको नॉन प्रिमिटिव की कोई एक कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक एम्प्लॉयज़ का ये दिया था कि एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें स्टोर करना है, तो क्या ये एम्प्लॉय टेबल जो थी एंटिटी, ठीक है, क्या उसका डाटा ये स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा, नॉन प्रिमिटिव में से कोई एक डाटा टाइप लगेगा या डाटा स्ट्रक्चर लगेगा जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करके स्टोर करने वाले हैं एम्प्लॉय का डाटा। ठीक है, देखेंगे आगे। और ये नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर फिर से फर्दर क्लासिफाइड होता है दो टाइप्स में, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यानी क्या होता है? देखिए, लीनियर का मतलब आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि सिक्वेंशियल डाटा, भाई सीक्वेंस में होना चाहिए, एक के बाद एक, यानी कि पहले एलिमेंट के बाद दूसरा पता होना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यानी क्या? लीनियर यानी कि सिक्वेंशियल फॉर्म में, एक के बाद एक। ठीक है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में भी कैटेगरीज है। कौन कौन सी? अरेज आपने देखा होगा, अरेज हमारा सी लैंग्वेज में आपने देखा ही होगा। ठीक है, अरेज क्या होता है? अरेज एक ऐसा है कि ये एक सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस पे हम किसी डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो डाटा है वो सिक्वेंशियल एड्रेस पे स्टोर होना चाहिए, वो रैंडम एड्रेसेस पे भी स्टोर हो सकता है, बट उनके अंदर रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, सिक्वेंशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी पहले एलिमेंट के बाद दूसरा कौन सा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा, तीसरे के बाद चौथा कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिक्वेंशियल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिक्वेंशियल डाटास के लिए हम यूज़ करते हैं अरेज, लिंक लिस्ट, ठीक है, स्टैक्स, क्यूज। ठीक है, लिंक लिस्ट यानी क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको अरे में बताया कि अरे में, जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे 10 इंटीजर्स स्टोर करने हैं। ठीक है, 10 इंटीजर नंबर्स को मुझे स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? क्योंकि मुझे उनको क्या करना है, सॉर्ट करना है। हमें सॉर्टिंग करनी है 10 इंटीजर्स की। तो हम क्या करेंगे, एक अरे बना देंगे, अरे में उसको स्टोर करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको अरे में स्टोर करके हम उसको प्रोसेस और क्या कर सकते हैं, सॉर्ट वगैरह जो भी करना है हम कर सकते हैं। तो अरे क्रिएट करने से क्या हो जाएगा कि मेरे जो 10 इंटीजर्स है उसमें हमारा कोई एक सीक्वेंस तो रहेगा भाई, किसके बाद कौन सा इंटीजर। और एडिशनली अरे का क्या एडवांटेज है कि अरे में जो मेमोरी लोकेशंस होती है वो कॉन्जिक्यूटिव होती है। यानी अगर हमें पहले एलिमेंट की अगर हमें एड्रेस पता है तो डायरेक्टली हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अप टू 10 तक सभी की एड्रेस पता कर सकते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सिक्वेंशियल डाटा ही स्टोर करते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है। बट यहाँ पे क्या होता है कि मेरा पहला इंटीजर नंबर और दूसरा इंटीजर नंबर अलग अलग एड्रेसेस पे भी स्टोर हो सकता है। सिर्फ इसके बीच में हम क्या कर देंगे, एक लिंक ये कर देंगे, एक लिंक लगा देंगे वहाँ पे कि भाई पहले के बाद ये सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड के बाद ये थर्ड है। वो अलग अलग लोकेशंस पे भी स्टोर हो सकते हैं, सिर्फ सीक्वेंस कायम रहेगा, उनके डाटा में सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, स्टैक क्या होता है? जैसे कि मैंने बोल दिया आपको भाई, एक ऐसा कोई एक बॉक्स है, मैंने इसमें एक बार रखा, ए नाम का एक बार, फिर मैंने ये बी नाम का एक बार रखा, फिर मैंने यहाँ पे ये सी नाम का एक बार रखा। ठीक है, तो ये बॉक्स क्या हो गया, हमारा एक क्लोज हो गया। अब मुझे इसमें से ये एलिमेंट्स बाहर निकालने हैं, तो मुझे बताइए, पहले मुझे ये सी को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये बी को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ए को। तो ये स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी सबसे पहले मैंने ये बॉक्स में अंदर क्या डाला था, ए नाम का बार, पर वो सबसे लास्ट में बाहर निकला, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैक। ठीक है भाई, मैंने ये स्टैक क्या करता है, एलिमेंट्स को मैंने रखा और उसको क्या कर देता है, वो रिवर्स ऑर्डर में, हम अगर हमें एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है या फिर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये स्टैक एंड क्यूज पे हमारा पूरा यूनिटी है। तो अभी आपको ये नहीं भी समझता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैक का मतलब आप सिंपली ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने बोल दिया भाई कॉइन रहता है ना हमारा, ये मनीज 10 रुपीज़ का कॉइन है जैसे, तो मैंने एक के ऊपर एक क्या कर दिया, ऐसे बहुत सारे क्या कर दिए, कॉइन्स किसी एक बॉक्स में रख दिए, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे भाई, ये हमारा क्या है, एक स्टैक है। ठीक है, क्यू क्या होता है? क्यू यानी कि देखिए इधर, सपोज मैंने आपको बोला भाई क्यू यानी कि मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, A B C D, और मैंने बोला भाई यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है ये लिस्ट में, और यहाँ से अंदर जाने का। यानी यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो लिस्ट में पीछे से, और सामने से आप क्या कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो पहले मैंने लिस्ट में A रखा, फिर B रखा, फिर C रखा, फिर D रखा, यानी मैंने पीछे से इंसर्शन किया।
और अगर उनको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, सामने से निकालते रहेंगे। तो इस मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं, क्यू। देखिए ये आपको अगर अभी नहीं भी समझते हैं तो कोई बात नहीं, हमें फिलहाल सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना है। ये अरेज, लिंक्ड लिस्ट, टैग, क्यू, इन पे पूरा पूरा एक एक यूनिट है, हम पूरा यूनिट देखने वाले हैं स्टैक और क्यूज पे, अरेज और लिंक लिस्ट पे, ट्रीज और ग्राफ्स पे, ठीक है। फिलहाल आप इनका एक बेसिक मीनिंग समझ लीजिए, हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं अभी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो क्यू यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि आप बस स्टैंड पे गए और बस स्टैंड पे आपको क्या करना है, टिकट खरीदना है। तो मुझे बताइए टिकट खरीदने के लिए वहाँ पे सपोज 10 लोगों की लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो आप गए तो आप वहाँ पे 11th नंबर पे खड़े रहोगे और सबसे पहले टिकट किसको मिलने वाली है, जो टिकट काउंटर के सबसे नियरेस्ट रहेगा। यानी कि आप पीछे से लाइन में लगते जा रहे हो पर सर्विस किसको प्रोवाइड हो रही है, जिसको सामने से सर्विस प्रोवाइड हो जा रही है वो लिस्ट में से क्या होते जा रहा है, बाहर होते जा रहा है। जैसे मैंने बोल दिया भाई ए से लेके जे तक, ABCDEFGHI J 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले ए लगा हुआ है तो ए को टिकट मिलेंगी, ए को टिकट काउंटर से टिकट मिली, ए आउट हो जाएगा, देन बी को, देन सी को। बट अगर जे के बाद सपोज मैंने बोला भाई कोई एक एस नाम का मेंबर आ गया तो वो लाइन में कहाँ लगेगा, जे के पीछे। तो क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू इस प्रकार से एक साइड से इंसर्टिंग होता है, एक साइड से डिलीटिंग होता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी सबसे पहले ए आया और ए को ही सर्विस प्रोवाइड की गई। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी हम बोल सकते हैं क्यू को, ठीक है। तो ये चारों भी काय के टाइप है हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के, कि इसमें डाटा में क्या रहेगा, एक सीक्वेंस रहेगा कि भाई किसके बाद कौन सा एलिमेंट है। आई बात समझ में। एड्रेसेस में, मेमोरीज में कोई सीक्वेंस रहेगा ये जरूरी नहीं है। मेमोरीज में सीक्वेंस सिर्फ अरेज में रहता है, बाकी तीनों में रह भी सकता, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। पर डाटा में सीक्वेंस होना चाहिए भी, कौन से डाटा के बाद कौन सा डाटा प्रोसेस करना है, ठीक है। देन नॉन प्रिमिटिव का एक और टाइप है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या आता है, ट्रीज और ग्राफ। अब ये ट्री क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में। आप इतना समझ लीजिए कि ट्री एक क्या है, हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर है और ये एक नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एम्प्लॉय का डाटा बताया था। एम्प्लॉय के डाटा को मैंने आपको बोल दिया कि इसका हम सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय को मैंने आपको बोल दिया था नेम, ठीक है। अब नेम को सपोज मैंने फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था आपको फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल और लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था एज, उसके बाद मैंने बोला था जो भी था, सपोज एज के बाद मैं ले लेता हूँ एड्रेस और एक आधार नंबर था शायद से हमारा आधार नंबर एंड सो ऑन। तो मुझे बताइए एड्रेस को भी तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा, सपोज मैंने बोल दिया स्ट्रीट और ये बोल दिया मैंने एरिया, ठीक है। तो कभी ये नेम फील्ड को मैंने 3 में ये कर दिया, 3 फील्ड्स 3 सब आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एड्रेस को मैंने 2 सब आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एरिया को और हम इसको ये स्प्लिट कर सकते हैं, पर यहीं हम ये जो एज है, एज को हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो रैंडम डाटा होता है या फिर जिसमें एक रैंडम हायरार्ची रहती है, तो हायरार्चिकल डाटा को हम काय में स्टोर कर सकते हैं, ट्रीज़ में या फिर ग्राफ्स में। आई बात समझ में। अब ये ट्रीज़ और ग्राफ्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ भी रहती हैं। तो जब हमारे ये यूनिट आएंगे तब हम सीखने वाले हैं। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि एक रैंडम डाटा जिसमें एक रैंडम रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे रैंडम रिलेशनशिप यानी क्या, देखिए नेम के अंदर ये 3 पार्ट्स है पर एज के अंदर कोई भी सब टाइप नहीं है, कोई भी सब आइटम नहीं है। एड्रेस के अंदर फिर से 2 है, आधार नंबर के अंदर फिर से क्या रहेगा हमारा, सब टाइप नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का एक रैंडम रिलेशनशिप वाला डाटा अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रीज़ और ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीज़ में और ग्राफ्स में भी बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे ट्रीज़ के अंदर साइकिल्स नहीं बन सकती हैं, ग्राफ के अंदर साइकिल्स बनती है। या व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्री या फिर व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, ये हम आगे देखने वाले हैं क्योंकि इस पे हमें कंप्लीट यूनिट देखना है ट्रीज़ पे और ग्राफ्स पे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश मत करो क्योंकि अभी हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको हम जब हमारा इसका यूनिट आएगा तब हम देखेंगे। आपको याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन में सिलेबस लिख के दिया था आपको, सिलेबस के यूनिट्स। तो ये ट्रीज़ और ग्राफ्स भी हमारा उसमें एक यूनिट है, ठीक है।
तो आई बात समझ में। डाटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के 4 टाइप्स है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव के फिर से 2 सब कैटेगरीज है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के 4 टाइप्स, नॉन लीनियर के 2 टाइप्स, ठीक है। लीनियर के कौन कौन से, अरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ठीक है। नॉन लीनियर के ट्रीज और ग्राफ, ठीक है। हम जो सीखने वाले हैं ये हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर नहीं सीखने वाले, हम जो सीखने वाले हैं पूरे सिलेबस में हम पूरा ये नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को ईच एंड एवरीथिंग, इसको हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये जो हमारा एग्जाम्पल था, मैंने एक ट्री बनाया था, ठीक है, हायरार्चिकल डाटा का, ठीक है, देखेंगे बाद में, फिलहाल कुछ मत कीजिए, समझने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एम्प्लॉय नाम का मैंने एक एंटिटी लिया था, उसके मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लिखे थे और वो सभी एट्रीब्यूट्स को फिलअप करके मैंने क्या किया था, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। मैंने आपको बताया था भाई उसको ईच रो को हम क्या बोल सकते हैं, एक रिकॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ईच रो को हम रिकॉर्ड बोल सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स है इनको हमें क्या करना है, मेमोरी में मेंटेन भी करना है यानी स्टोर भी करना है, और उसको क्या करना है, हमें इफेक्टिवली एक्सेस भी करना है या फिर प्रोसेस करना है। तो भी ये इस एक्सेस करना, उसको प्रोसेस करना, इट मीन्स एक्चुअली क्या कि हम करने वाले क्या हैं, डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, यानी डाटा स्ट्रक्चर्स का हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एक रिकॉर्ड को एक बार तो भी क्या करना, रीच करके आना, ठीक है। भाई 100 रिकॉर्ड्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी रिकॉर्ड्स को मुझे क्या करना है, रीच करना है। ट्रैवर्सिंग को आप विजिटिंग भी बोल सकते हो, विजिटिंग, एक एक बार हर एक रिकॉर्ड को क्या करना, विजिट करना। फिर देखिए ट्रैवर्सिंग के पर्पस रहते हैं कि मैं उसको क्यों ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई एक एलिमेंट सर्च करना है, कोई पर्टिकुलर आधार नंबर वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है, इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मुझे हर एक रिकॉर्ड का आधार नंबर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आधार नंबर वही है जो मुझे चाहिए, जो एम्प्लॉय का डाटा चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैवर्स करते हैं। पूरे हर एक रिकॉर्ड को एक बार रीच करने को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स करना, ठीक है। नेक्स्ट सर्चिंग यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक मैंने आपको प्राइमरी की का भी कंसेप्ट बताया कि मैंने बोला था एम्प्लॉय नाम के डाटा में प्राइमरी की क्या है, हमारी आधार नंबर हमारा प्राइमरी की है। सपोज़ मेरी इच्छा है कि मेरी जो मशीन में डाटा स्टोर है कंप्यूटर में, मैंने उसको एक पर्टिकुलर आधार नंबर दे दिया कि भाई ये आधार नंबर जो भी एम्प्लॉय का है वो एम्प्लॉय की मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए, जितनी भी आपके पास वो एम्प्लॉय की डिटेल्स अवेलेबल है वो मुझे रिट्राइव करके दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। हम रिकॉर्ड सर्च करने के लिए उसको एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देंगे, यानी हम उसको इनपुट क्या देने वाले हैं, एक आधार नंबर। कौन सा आधार नंबर, जो एम्प्लॉय का हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। और फिर हम क्या लगाएंगे, सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे सो दैट वो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, सर्च होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। देखेंगे ये सभी ऑपरेशंस को हम आगे मोर डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल आप इनके एक शॉर्ट और एक बेसिक मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारा पहला यूनिट है। पहला यूनिट हमारा मेनली एक इंट्रोडक्शन टाइप है पूरे सब्जेक्ट में, यानी पूरे इसमें पूरे डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक शॉर्ट आइडिया है उसकी, ये आप समझ लीजिए। फिर इनको हम बहुत ही डिटेल में तो देखने ही वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जो आपको डाटा आगे भी काम आएगा। डाटा स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था। गेट में भी ये यूज़फुल है, और गेट तो छोड़िए, आपके जितने भी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, आप फिर प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ हो या फिर गेट के इंटरव्यूज़ हो, गेट के भी इंटरव्यूज़ होते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि आपने गेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई की और आपको IIT कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन मिल गई, बिल्कुल नहीं। वो एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यूज़ भी होते हैं IIT कॉलेजेस के, इतना आसान नहीं है IITs में एडमिशन के लिए। इसको अच्छे से सीखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट इंसर्टिंग। सपोज मुझे कोई एक रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, उसमें एक दो रिकॉर्ड्स और क्या करने हैं, मुझे इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्टिंग का भी हमारे पास ऑपरेशन अवेलेबल रहता है। देखेंगे हम कि कौन कौन से टाइप के हम इंसर्टिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिलीटिंग, मुझे एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे 4 एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस है, ये मेनली यूज़ होते ही है इन जनरल, रिपीटेडली ये चारों यूज़ होते हैं, ठीक है।
और हमारे पास दो एडिशनल ऑपरेशंस है, एक सॉर्टिंग और एक मर्जिंग। सपोज मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया सॉर्ट करना, कि मेरे पास बहुत सारा न्यूमेरिकल डाटा है, इसको मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम उसको सॉर्ट करते आना चाहिए, तो ये हमारी एक टेक्निक है। मर्जिंग, सपोज मैंने बोला कि भाई मेरे पास दो अलग अलग फाइल्स है, भाई ये एक फाइल में 100 एम्प्लॉयज़ का डाटा है और ये एक एम्प्लॉय की फाइल में 150 एम्प्लॉय का डाटा है, दो अलग अलग फाइल्स है, इन दोनों को मुझे क्या करते आना चाहिए, मर्ज करते आना चाहिए। दोनों फाइल्स को सॉर्टेड एंड मर्ज दोनों कंबाइन भी कर सकते हो, तो उन दोनों को मर्ज करते आना चाहिए। इस प्रकार के ऑपरेशंस हमें क्या करते आने चाहिए, परफॉर्म करते आने चाहिए। इसको हम बहुत डिटेल्स में हर एक के भी ये कौन कौन से डाटास पे यूज़ हो सकते हैं, और मेनली कि इसको हम क्या, यानी इसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। डिटेल का मतलब भाई इसका हम एल्गोरिदम भी देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। और आपके जो एकेडमिक्स यानी आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल्स को भी हम लेने वाले हैं। आपके प्रैक्टिकल्स में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आपको प्रोग्राम्स दिए जाएंगे आपके कॉलेज में, हर एक कॉलेज में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, एक थ्योरी एग्जामिनेशन होती है और एक प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में भी जितने भी आपके ये रहेंगे प्रोग्राम्स, पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको वो प्रोग्राम्स करके दूंगा पूरे, ठीक है। और उसके बाद उसको हम पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे वो प्रोग्राम को, उसके बाद वो आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, सो दैट आप अपने एकेडमिक्स में उनको डायरेक्टली भी सबमिट कर सकते हो। पर डायरेक्टली नहीं करना, पहले उसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो कॉलेज में भी, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये हमारा क्या था, हमारा ऑपरेशंस था। अभी देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन सिंगल यूज़ होते हैं, आप 2-3 ऑपरेशंस एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई मुझे सर्चिंग करना है, अरे तो मुझे बताइए बिना ट्रैवर्सिंग के मैं सर्चिंग कैसे कर सकता हूँ। मुझे कोई एक पर्टिकुलर आधार नंबर के एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, तो उसके लिए मुझे हर एक रिकॉर्ड को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं, ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली यूज़ हो सकते हैं। इनको हम देखेंगे और भी डिटेल में, ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।